हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इसमें होता क्या है, लॉ एंड एथिक्स पूरी फार्मेसी को कंट्रोल करता है और साथ ही जो भी ड्रग है उसको भी कंट्रोल करता है, उसका मिसयूज ना हो। लॉ और एथिक्स हमारे बनाए ही इसीलिए गए थे कि जो हमारी फार्मेसी है उसको कंट्रोल रखें, यानी जो रूल होते हैं, जो लॉ होते हैं, उसको देखकर आपको फार्मेसी में पूरे काम करने रहेंगे, जिससे हमारी जो भी ड्रग बन रही है उसका मिसयूज कोई ना कर सके और जो भी फार्मेसी के काम हों वो अच्छे से किए जा सके। इसीलिए हमारे रूल और एथिक्स बने थे। लॉ हमारे जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको कोई आम मामूली आदमी नहीं बना सकता, वो गवर्नमेंट अपनी सारी चीज़ें फिक्स करके बनाती है। जो भी हमारी एथिक्स होती हैं उसको प्रिंसिपल गवर्निंग स्टडी की जाती है। जो भी एथिक्स बनती है उसकी पहले प्रिंसिपल गवर्निंग स्टडी होती है। कोड ऑफ एथिक्स के 5 प्रिंसिपल होते हैं फार्मेसी के अंदर, यानी जो हमारी फार्मेसी है उसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स के 5 प्रिंसिपल दे रखे हैं। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है बेनिफिशियली, यानी पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना। अब भाई पेशेंट है तो उसको आप इन्फॉर्मेशन काहे की दोगे? ऑफकोर्स ड्रग की इन्फॉर्मेशन दोगे। वो हो गया पेशेंट को इन्फॉर्मेशन। देन है फाइडिलिटी। फाइडिलिटी में क्या होता है, पेशेंट को बताना कि ड्रग किस टाइम लेनी है। आपको एक पेशेंट को फुल डिटेल देना है कि भाई आपको ये ड्रग किस टाइम खानी है, किसके साथ खानी है, किसके साथ नहीं खानी। पता चला टेट्रासाइक्लिन दे दी, उसको मिल्क के साथ खा लिया तो और अच्छे से पेशेंट हो जाएगा वो। तो उसको ये सारी चीज़ें बतानी है कि किसके साथ खाना है ड्रग और किसके साथ नहीं। देन है वेरासिटी। जो वेरासिटी के प्रिंसिपल होते हैं उसमें देखते हैं कि आप अपने पेशेंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिससे पेशेंट सेटिस्फैक्शन होगा तो फिर आप अच्छा कर पाएंगे। देन हमारा है जस्टिस। एक फार्मासिस्ट को जस्टिस करना चाहिए सभी पेशेंट के साथ। जस्टिस का मेन यहाँ पर है आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। आपके लिए हर एक पेशेंट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पेशेंट एक समान है। तो आपको उस पेशेंट को, सारे पेशेंट को एक एक जैसे देखना है कि आप अगर ड्रग दे रहे हैं तो सबको देना है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारे पेशेंट को एक समान देना है, ये नहीं आप इसको ये बता दे रहे हैं उसको नहीं बता रहे हैं, तो वो करना है। ऑटोनॉमी। जो फार्मासिस्ट होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना है। ऑटोनॉमी से मतलब जैसे आपकी फार्मेसी है, अगर आपकी कुछ चीज़ें पर्सनल हैं तो आपको दूसरे से शेयर नहीं करना है, उन चीज़ों को आपको अपने तक ही रखना है। देन है फार्मेसी लॉ। फार्मेसी लॉ क्या होता है? फार्मेसी एक तरह से प्रोफेशनल है। फार्मेसी एक प्रोफेशनल है, ये आप सब जानते हैं। उसमें प्रतिदिन एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। फार्मेसी लॉ एक पेशेंट सोसाइटी के साथ हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है, यानी जो हमारा फार्मेसी होता है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को दर्शाता है। क्योंकि फार्मेसी में अगर हम पेशेंट से जितनी अच्छी से बात करेंगे, जितना उसके साथ घुल मिल के रहेंगे, जितने अच्छे से उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो और हमको इसमें नई नई चीज़ें मिलती है, जैसे नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नई इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे कोई ड्रग बन रही है, कोई रिसर्च हो रही है, कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उन सबको इसमें रखा गया है। द पर्पज़ ऑफ फार्मेसी लॉ। अब फार्मेसी लॉ लाने के पीछे भी कोई पर्पज़ रहा होगा, वो देख लेते हैं। प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। सबसे बड़ा पर्पज़ कि हम अपनी पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, यानी उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान करें। जिससे पहले क्या होता था, बाबा लोग होते थे ना, तो ये तब ड्रग का इतना नहीं था, तो कुछ भी दे देते थे, आदमी खा लेता था, ठीक हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो चला गया। तो उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, एक ड्रग को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एक पेशेंट की डिसीज़ को ठीक करने के लिए। ड्रग एब्यूज़ ना करें, यानी पेशेंट को बताना है, हमें भाई जानना है कि एक जो ड्रग है उसको एब्यूज़ ना करें, और जो पेशेंट की डिसीज़ है उसको हमें कैसे ठीक करना है। ये सारे पर्पस थे। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसमें अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हम पहला पॉइंट आपको सन तो याद ही रखना पड़ेगा। पहला है 1920 से 1930 में जो रिपोर्ट थी वो हार्मफुल सब्सटेंस की आती थी। अब ऐसा नहीं होता। पहले मान लीजिए आप इतने डॉक्टर थे नहीं, आयुर्वेदिक सिस्टम था, तो उसमें अगर कुछ वो कर रहे हैं, प्रिपरेशन बना रहे हैं, अगर कोई चीज़ हो गया हार्मफुल, यानी आदमी ठीक होता था बट उतना जल्दी नहीं ठीक होता था। मान लीजिए किसी को कोई बहुत इमरजेंसी डिसीज़ है और उसको इमरजेंसी में, मतलब उसको कोई हार्ट डिसीज़ है और उसको इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए, तो कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि आयुर्वेद तो थोड़े लॉन्ग टाइम बाद एक्शन शो करता है। मान लीजिए हार्ट डिसीज़ है, हार्ट अटैक पड़ा है,
तो आप उसको कैसे ठीक कर पाएंगे। अभी तो चीज़ें हैं उपलब्ध, पहले तो नहीं ऐसा होता था। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ड्रग आसानी से मार्केट में आ जाती थी। यानी अब क्या होता, अब आपका भाई ट्रायल होता है, वो 2 फेज़ में होता है। अब फेसेस चलते हैं, उसके बाद 4-4 5-5 साल लग जाते हैं ड्रग को मार्केट में आने में। बट पहले क्या होता था कि किसी ने ड्रग बनाई, हाँ ठीक, फ़ायदा हुआ, मार्केट में आई, वो बिकने लगी, भले आदमी मर रहा है कि नहीं, आदमी अपना बेनिफिट सोचता था। बट आपको हेल्थ के बारे में सोच के अपना बेनिफिट सोचना है। अब ड्रग के एडवर्स इफेक्ट पता चल जाता है, पहले एडवर्स इफेक्ट पता ही नहीं, जान ही नहीं पाता था कोई। पर 1920 से 1930 में ऐसा नहीं था। अब टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। 1920 में 1930 के टाइम ड्रग एडवर्स इफेक्ट कर रही है कि साइड इफेक्ट कर रही है, कोई इतना नहीं करता था। 1920 से 1930 के समय बेचने और मैन्युफैक्चरिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। बट अब रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। भाई पहले क्या होता था, आपने कोई ड्रग बनाई, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आप ईजिली कर पा रहे थे। बट अब ऐसा नहीं होता, आपको सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने के बाद ही आप कर सकते हैं। देन हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ एंड फार्मेसी। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था, कोई पेशेंट ड्रग लेने आ रहा है, अगर कोई पेशेंट ड्रग लेने आ रहा है तो उसे उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रग दी गई है, ना कि आप अपने हिसाब से देंगे। अब फार्मेसी लॉ के अंदर भाई इसका ऑब्जेक्ट था, अगर कोई पेशेंट आपसे ड्रग ले रहा है तो जो ड्रग प्रिस्क्राइब है आपको वही ड्रग देना है, अपने हिसाब से नहीं देना, उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही दो। लॉ हमारी सोसाइटी की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। हमारी सोसाइटी में हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए लॉ बनाए गए थे। क्योंकि लॉ बनेंगे तो अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है। ओरिजिन कैसे हुआ हमारी भाई फार्मेसी का, वो भी जानते हैं। 1811 में इंडिया में कोई भी केमिस्ट शॉप नहीं थी। 1811 में मिस्टर बॉथगेट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर कोलकाता आए और केमिस्ट शॉप ओपन की। यानी आपका एमसीक्यू भी यहाँ से बन सकता है कि पहली केमिस्ट शॉप कहाँ ओपन हुई, तो कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1811 ईस्वी में। बट इससे पहले कोई केमिस्ट शॉप नहीं थी। ठीक है। 1910 में टिंचर और स्प्रिट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। मतलब 1800 में खुला, 1811 में, फिर 1910 में इन्होंने टिंचर और स्प्रिट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। बंगाल के अंदर केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क शुरू हुआ। यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि बंगाल में 1901 में फार्मास्यूटिकल का वर्क शुरू हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशनल। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद सारे रूल और रेगुलेशन बने। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उसके पहले कोई रूल नहीं थे, आयुर्वेदिक सिस्टम चलता था, उसी से सारा हेल्थ का देखभाल होता था। आज़ादी यानी 1947 के बाद हमारे रूल बने। तो देन है हमारा फार्मेसी एक्ट 1948, उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, टर्मिनेशन एक्ट आया, डीपीसीओ। यानी आपको ये जो फार्मेसी लिखा है उसके नीचे आपको सारे एक्ट लिखने जितने एक्ट आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा